हेलो नमस्कार बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हिंदी मीडियम के बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर मूल कॉन्सेप्ट हिंदी में भी अपलोड कीजिए। तो बेटा आज आपके लिए मूल कॉन्सेप्ट हिंदी मीडियम में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो मूल कॉन्सेप्ट का हिंदी मीडियम के लिए आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी उनकी स्पेशल डिमांड पर रेडी है आपके लिए बेटा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमें समझना है, हमें ये जानना है कि मोल क्या होता है। तो बेटा मोल होता है पदार्थ। क्या बेटा? पदार्थ के मात्रा की आधारभूत एसआई यूनिट। ठीक है, मोल क्या है बेटा? पदार्थ के मात्रा की आधारभूत एसआई यूनिट, यानी फाइनली आफ्टर एंड ऑल मोल क्या है? मोल क्या? इकाई है। क्या है? मोल इकाई है। ठीक है, अब वैसे बेटा आपने पढ़ा होगा कि दर्जन, पढ़ा या सुना भी होगा, समझा भी होगा, नॉलेज भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। आप तो बच्चे हो, बड़े समझदार हो आप। दर्जन कौन बेटा? दर्जन क्या है? आपको पता है कि सर दर्जन तो इकाई है। दर्जन क्या बेटा? इकाई है। ये जो इकाई है, ये दर्जन जो इकाई है, ये क्या करती है बेटा? प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? एक संख्या। किसको बच्चों? और वो संख्या क्या है? 12। वो संख्या क्या है? 12 है। वो संख्या क्या है बेटा? 12 12 12 12 12। इसी तरह बेटा मोल क्या है? मोल भी क्या है? अरे क्या है मोल? तू ये तो बता। तो मोल भी कहेगा मैं भी इकाई हूँ। फिर मोल से पूछा कि बेटा मोल तू क्या प्रदर्शित करता है? तो मोल भी कहता है कि मैं भी संख्या प्रदर्शित करता हूँ। मैं भी संख्या प्रदर्शित करती हूँ, जो भी है। ठीक है, अब पूछा कि ये बता कि तू कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है? तो मोल बताएगा कि वो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। और इस संख्या को बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। और इस संख्या को लिखा जाता है बच्चों लोगों Na से। ये संख्या को लिखा जाता है किससे बेटा? Na से। तो मोल क्या है? यूनिट है। दर्जन क्या है? यूनिट है। दोनों की दोनों यूनिट बात करती है किस पर? संख्या पर। मोल कौन सी संख्या बेटा? Na। और दर्जन कौन सी संख्या बेटा? 12। ओके, अब देखिए इधर बात करते हैं आगे दर्जन और मोल पर। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि दोनों की दोनों यूनिट बात करेगी संख्या पर। किस पर बात करेगी? संख्या पर। तो बेटा आपसे लिख के दें कि प्यारे प्यारे अच्छे समझदार बच्चों की 1 दर्जन एटम क्या है? तो आप बोलोगे कि सर 12 एटम है। और आपसे बोला जाए 1 मोल एटम क्या है? इतनी तो इंग्लिश चलती है। तो आप कहोगे कि सर जी क्या है? Na एटम है। आपसे बोला जाए कि 1 दर्जन अणु क्या है? तो आप कहोगे कि 12 अणु है। आपसे बोला जाए कि 1 मोल अणु क्या है? 1 मोल अणु क्या है? तो आप बोलोगे कि सर Na अणु है। ठीक है, तो बेटा दर्जन और मोल समझ में आ गया। दोनों में क्या समानता है? दोनों संख्या को बताती है। क्या विभिन्नता है? एक संख्या, एक जो है वो 12 को बताती है और एक जो है वो Na को बताती है। ये तो हम समझ गए। अब आगे चलते हैं, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मोल के फॉर्मूला है, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज तो हमें हो गया कि मोल का मतलब एक यूनिट है, एक ऐसी यूनिट जो संख्या पे बात करती है। क्या है संख्या? Na है। ठीक है, अब देखो इधर, अब सुनना बेटा ध्यान से।
ध्यान से सुनिएगा। आपको बोले कि बच्चों कि 12 एटम हैं, तो आप कहोगे 1 दर्जन एटम। अब आपसे बोले 1 कैसा है भाई, आप कहोगे 12/12 1 आ गया, है ना। आपसे बोले कि 24 एटम, आप कहोगे सर 2 दर्जन, 2 दर्जन एटम। कैसा आया 2? 24 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो दर्जन आया 2, 24 में 12 का भाग दिया। दर्जन आया 1, 12 में 12 का भाग दिया। आपसे बोले कि 36 एटम, क्या आया? 3 दर्जन आ गया, 3 दर्जन आ गया। कैसा आया? 36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो बेटा 3 दर्जन 36 डिवाइडेड बाय 12, 2 दर्जन 24 डिवाइडेड बाय 12, 1 दर्जन 12 डिवाइडेड बाय 12, यानी आपको दर्जन कैलकुलेट करना है। अगर आपको दर्जन कैलकुलेट करना है तो जो संख्या दिया हुआ है, जो नंबर है आपके पास, उस नंबर में आप भाग दे दो। आप भाग दे दो, किसका भाग दे दो? 12 का भाग दे दो, ठीक है। 12 का भाग क्यों दे दो? क्योंकि एक दर्जन में 12 एटम होते हैं, 12 मोलिक्यूल होते हैं, 12 आयन होते हैं, एक दर्जन पेन 12 पेन। तो आपको दर्जन निकालना है, दर्जन कैलकुलेट करना है, तो जो भी संख्या है उसमें आप 12 का भाग दे दो। क्यों दे दें 12 का भाग? क्योंकि एक दर्जन में 12 पार्टिकल है, ठीक है बेटा। तो बेटा दर्जन निकालने के लिए 12 का भाग देना पड़ता है, 12 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं। तो बेटा एक मोल में कितना कण होता है? Na कण होता है। तो बेटा मोल निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा कणों की संख्या में। किसका भाग देना पड़ेगा? Na का भाग देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बड़ा आसान सा फॉर्मूला कि मोल बराबर कणों की संख्या बटा Na, ठीक है बेटा। मोल का एक और फॉर्मूला है बेटा, मोल का फॉर्मूला दूसरा क्या है? दिया गया भार, ठीक है, किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, अपॉन एटम है तो परमाणु भार और अणु है तो अणु भार। ये परमाणु भार है और ये अणु भार है। और बेटा जो दिया गया भार है ना बेटा, इसको हम लिख लेंगे W से। किससे लिख लेंगे? W से। तो मोल बराबर कणों की संख्या बटा Na, मोल बराबर भार बटा परमाणु भार या अणु भार। भार किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। और बेटा मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल का वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है केवल किसके लिए लगेगा? केवल गैस के लिए। केवल किसके लिए लागू होगा? केवल किसके लिए लागू होगा? केवल और केवल गैस के लिए लागू होगा। और गैस के लिए भी कब बेटा? केवल STP पर, केवल STP पर। अब आपसे पूछेगी STP क्या है? ये STP क्या है? STP है मानक ताप एवं दाब। STP क्या है? मानक ताप एवं दाब। STP क्या है? मानक ताप एवं दाब। STP क्या है? मानक ताप एवं दाब। मोल का एक और फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए लगेगा? गैस के लिए लगेगा। और गैस के लिए भी कब? केवल STP पर। STP का क्या मतलब है बेटा? STP का मतलब है मानक ताप एवं दाब। STP का मतलब क्या है? मानक ताप एवं दाब। और बेटा मानक ताप कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 73 केल्विन। और मानक दाब कितना है बेटा? 1 atm। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास, तीन फॉर्मूले हैं। क्या है? कणों की संख्या बटा Na है, दिया गया भार बटा परमाणु भार और अणु भार है, और क्या है? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। क्लियर बेटा? यहाँ तक पॉइंट क्लियर, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे की क्या कहानी है। तो हम ये तो सीख गए, क्या सीखे? कि हमारे पास मोल के 3 फॉर्मूले हैं।
कितने फॉर्मूले? 3। जब हमें संख्या दिया हुआ है तो एवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे, मोल आएगा। जब हमें भार दिया हुआ है तो परमाणु भार या अणु भार का भाग दे देंगे, मोल आ जाएगा। और जब हमें आयतन दिया हुआ है तो हम 22.4 का भाग दे देंगे, हमारे पास मोल आएगा बेटा, मोल आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला केवल गैस के लिए काम करेगा, केवल गैस के लिए काम करेगा। और केवल कहाँ काम करेगा? एसटीपी पर काम करेगा। एसटीपी का मतलब बेटा मानक ताप एवं दाब। मानक ताप कितना है बेटा? 273 केल्विन है। मानक दाब कितना है बेटा? 1 एटीएम है। अब सुनो ध्यान से सुनिएगा बेटा संख्या बटा Na क्या होता है? मोल होता है। यस या नो? बेटा भार बटा अणु भार क्या होता है? मोल होता है। वॉल्यूम अपॉन 22.4 क्या होता है? मोल होता है। बेटा इसका आंसर मोल, बेटा इसका आंसर मोल, बेटा इसका आंसर भी मोल, ये भी मोल, ये भी मोल, ये भी मोल, ये सब मोल है। तो ये आपस में बराबर हुए ना? क्यों हुए बराबर? क्योंकि ये मोल है। क्यों हुआ बराबर? ये भी मोल है। क्यों हुआ बराबर? ये भी मोल है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपस में बराबर हुए ना भाई। तो क्या लिखूं? क्या लिखूं? लिखूं क्या? क्या लिखूं? लिखूं क्या? क्या लिखूं? कणों की संख्या, कणों की संख्या अपॉन Na। ठीक है, लिख लो। और क्या लिखूं? दिया गया भार अपॉन परमाणु भार या अणु भार। और क्या लिखूं? और लिख लूं वॉल्यूम अपॉन 22.4। यस या नो? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड नंबर मास का रिलेशन है बेटा, सेकंड थर्ड मास वॉल्यूम का रिलेशन है, फर्स्ट थर्ड वॉल्यूम और नंबर का रिलेशन है। आया कि नहीं आया समझ में? है ना? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो आया। लिख लिया करो, लिखने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो बेटा 3 फॉर्मूले आगे हमारे पास, तीनों फॉर्मूले मोल बताते हैं। ये कहता है कि भाई मैं तो मोल बताता हूँ, ये कहता है कि मैं भी मोल बताता हूँ, ये कहता है तू भी नहीं मैं भी मोल बताता हूँ। तो हम कहते हैं तुम तीनों बराबर हो। क्यों बराबर हो? क्योंकि तुम तीनों मोल ही तो बताते हो। अब सवाल जो आएगा आपके सामने, बड़ा सा प्यारा सवाल आएगा। एक पहला सवाल लिखते हैं कि एसटीपी पर, किस पर? एसटीपी पर, किस पर? एसटीपी पर 11 ग्राम CO2 द्वारा क्या घेरा गया, क्या आयतन ज्ञात करो। एसटीपी पर 11 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात करो। अब करते हैं ज्ञात, आराम से कर लेंगे, अभी एक चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है? आपको लिखना है, क्या लिखना है कि गिवन वैल्यू, दिया गया मान, क्या दिया गया मान, दिया गया मान क्या है? 11 ग्राम है, 11 ग्राम है। ये ग्राम देखकर हमारे दिमाग की घंटी बजी कि अरे ये तो मास है। क्या है? मास है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट तो वॉल्यूम करना है। ठीक है, तो रिलेशन ठोको। किसका रिलेशन? मास और वॉल्यूम का। लगा दो मास और वॉल्यूम का रिलेशन। किसका रिलेशन? मास और वॉल्यूम का रिलेशन। तो लगाएं बेटा, भार बटा अणु भार बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये रिलेशन ठोक दो ये रिलेशन। ठीक है, अब बेटा मास तो आपको दिया हुआ है 11 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं सिखा देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं? देखो इधर कैसे निकालते हैं। कौन कौन है? कार्बन है, ऑक्सीजन है। कितना कार्बन है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। ये हो गया 12, ये हो गया 32, टोटल आ गया 44। टोटल आ गया 44। तो मोलर मास 44, वॉल्यूम अता पता नहीं, अपॉन 22.4। तो बेटा वॉल्यूम आएगा कितना? 5.6 लीटर। आया ना समझ में? पक्का 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 पक्का।
ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बस कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चों लोगों, नेक्स्ट सवाल अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मारूंगा थप्पड़ देख लेना। अब ऑनलाइन तो थप्पड़ कैसे मारे, फिर भी हाइपोथेटिकली मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2 लीटर अमोनिया हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीपी पर 11.2 लीटर अमोनिया का भार ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा ये भी सवाल है। गिवन क्या है, 11.2 लीटर, लीटर यानी क्या है, वॉल्यूम है। कैलकुलेट क्या करना है, भार यानी मास कैलकुलेट करना है। मास वॉल्यूम का रिलेशन अप्लाई कर दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम अपॉन 22.4। मास आपको कैलकुलेट करना है, अमोनिया मॉलिक्यूलर मास 17, वॉल्यूम 11.2, वॉल्यूम 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 8.5 ग्राम। क्या टेंशन हुई, टेंशन ये हो गई आपको कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया तो बता दो सर, तो ये लो बता देते हैं। कौन कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। कितना नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन 3 है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है। 14 आया, 3 आया, कितना आया, 17 आ गया। ये 17 आ गया, 17 आ गया, रख दिया, 17 आ गया, बस रख दिया। और क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीपी पर ऑक्सीजन के एक अणु का आयतन ज्ञात करो। अब बेटा वही गिवन क्या है बेटा, 1, गिवन वैल्यू है 1। गिवन वैल्यू के पीछे नहीं तो ग्राम लिखा हुआ है, गिवन वैल्यू के पीछे नहीं तो लीटर लिखा हुआ है, यूनिट लेस है। यूनिट लेस वैल्यू है, मतलब ये क्या है, नंबर है। तो नंबर और कैलकुलेट क्या करना, वॉल्यूम, नंबर और वॉल्यूम का रिलेशन लगा लो। कणों की संख्या अपॉन Na इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। कितनी संख्या, 1 अपॉन Na, वॉल्यूम निकालना है 22.4, वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो बेटा जी वॉल्यूम आया 22.4 अपॉन Na, किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो यहाँ तक तो हम ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो हम समझ चुके हैं, हम कर लेंगे। नेक्स्ट एक और सवाल, एक और क्वेश्चन, जल के एक अणु का भार ज्ञात करो। जल के एक अणु का भार ज्ञात करो। ठीक है बेटा। अब बेटा गिवन वैल्यू 1 है, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, मतलब ये नंबर है। कैलकुलेट क्या करना है, भार, भार यानी मास। ठीक है, तो रिलेशन लगाओ, कौन सा, कणों की संख्या अपॉन में क्या बेटा, Na बराबर भार बटा अणु भार, संख्या कितनी है 1 अपॉन Na, भार कितना है, अणु भार 18 है, तो भार आ गया 18 अपॉन कितना, Na, किस में आ गया, ग्राम में आ गया। ये बात आ गई हमारे समझ में, बड़ा आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सॉल्व कर लिया, हमने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन आपको अटकाएगा वो करते हैं इस पैटर्न पर।
ठीक है। इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन जो आपको अटैक क्या है, जल के एक अणु का आयतन ज्ञात करो। अब इसमें बेटा मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99% बच्चे क्या करते हैं कि हाँ सर एक दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं है सर, हाँ नहीं है यूनिट, तो सर हाँ ये नंबर है, ठीक है नंबर है, क्या कैलकुलेट करना है सर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये नंबर है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो नंबर और वॉल्यूम का रिलेशन लगवा दो सर, लगा दो रिलेशन। क्या है, तो बड़े जोश में रिलेशन ठोकते हैं छोरे कि संख्या अपॉन एन ए वॉल्यूम अपॉन 22.4, संख्या कितनी है 1 अपॉन एन ए वॉल्यूम अपॉन 22.4 ऐसे लिखता है। फिर कहता है लो सर आंसर आया 22.4 अपॉन एन ए, और लीटर में आया सर, एकदम बड़े जोश में आंसर देते हैं। लेकिन ये आंसर गलत है, गए काम से आप यहाँ काम से गए आप, ये जो बोल रहे हो ना ये गलत बोल रहे हो आप, तो यहाँ गलत बोल रहे हैं तो यहाँ सही कैसे हो गया। फिर ये पूछते हैं कि भाई मजाक नहीं करनी, आप यहाँ पे तो कह रहे हो सही है, सेम चीज़ है, सेम है, ऑक्सीजन के एक अणु का आयतन जल के, आप यहाँ तो कह रहे हो कि गलत है, यहाँ तो आपने कहा सही है, तो कहूँगा ही, क्योंकि यहाँ पे जल है, जल क्या है लिक्विड है, लिक्विड के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिक्विड के लिए नहीं लगता, वॉल्यूम अपॉन 22.4 केवल गैस के लिए लगता है। और बेटा इस क्वेश्चन में गैस थी, ऑक्सीजन गैस है, तो इस क्वेश्चन में लग गया फॉर्मूला, लग गया, लेकिन बेटा यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है जल है, जल क्या है लिक्विड है, लिक्विड के लिए फॉर्मूला लगता ही नहीं है भाई, लिक्विड के लिए फॉर्मूला नहीं लगता। कौन सा नहीं लगता, वॉल्यूम अपॉन 22.4 नहीं लगता, ठीक है, ये केवल गैस के लिए लगता है, ठीक है। तो फिर ये सवाल करें कैसे सॉल्व सर, बात यहाँ पहुँच गई कि भाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लिक्विड और सॉलिड के लिए लगता नहीं है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ठीक है, और प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम अपॉन 22.4 नहीं लगेगा किसके लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए। तो लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम लाएगा ऐसे, हमें पूछ लिया वॉल्यूम इसका लिक्विड का, तो गैस का तो निकाल लेंगे, लिक्विड का कहाँ से लाए। तो बेटा लिक्विड की वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाओ आप, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये लगाओ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो बेटा आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व, ठीक है। और हमें याद है कि घनत्व वाटर का कितना है, 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, एक अणु का, तो द्रव्यमान भी किसका लेना, एक अणु का, तो वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर द्रव्यमान एक अणु का कितना है 18/Na है, घनत्व कितना 1 है, तो आयतन कितना आया 18/Na ml। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो आयतन है वो 18/Na ml आया, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यही गलती कराएगा, बाकी तो आप कर लोगे, बाकी तो आप सबको देख लोगे, ये आपको देख सकता है,
तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या डिज़ाइन होती है, क्या फ्रेम होता है, इस यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट के इनिशियल पार्ट से। और क्या क्वेश्चन है, देखो इधर देखो, ठीक है, देख लो, देखो इधर देखो क्या है। जैसे आपको बोले कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को तो हिंदी और इंग्लिश में ग्लूकोज ही बोलते हैं, क्या अणुसूत्र, तो आप कहोगे है ना सर C6H12O6 है, ये है जो है वही तो कहोगे। अब बेटा हम ये सोचें कि भाई ये है जो C6 है, ये जो H12 है, ये जो O6 है, ये क्या बता रहा है, क्या मतलब है कि C6 H12 और O6 का मतलब क्या है। तो ये क्या बताता है पता है, ये क्या बताता है, ये बताता है क्या, ये बताता क्या है पता है कि ग्लूकोज, कौन, ग्लूकोज के कितने अणु एक अणु में, ग्लूकोज के कितने अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में फॉर्मूला में कार्बन कितना है 6, तो 6 कार्बन एटम उपस्थित है और क्या है 12 हाइड्रोजन एटम उपस्थित है और क्या है 6 ऑक्सीजन एटम उपस्थित है। ग्लूकोज के एक अणु में 6 तो कार्बन परमाणु है, 12 हाइड्रोजन परमाणु है और 6 ऑक्सीजन परमाणु है, ये बताता है, ठीक है। या बेटा, या आप लेते हो ग्लूकोज के एक मोल में, या और क्या बताता है कि अगर आप ग्लूकोज का एक मोल लेते हो, फॉर्मूला कितना कह रहा है कार्बन 6, तो हम लिखेंगे 6 मोल कार्बन परमाणु उपस्थित है और क्या है 12 मोल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है और क्या बताता है 6 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। तो जो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक मोल में अंदर उपस्थित एटम्स के मोल बताता है या एक अणु में इसके अंदर उपस्थित एटम्स की संख्या बताता है। ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब। आई बात समझ में। अब इस पे बेटा बहुत सारे सवाल है, इतने हैं कि पूछो ही मत, कितने हैं एक देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या है एक क्वेश्चन, एक इजी सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, ठीक है। क्या है, अमोनियम फॉस्फेट के एक नमूने में 3.18 मोल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो इस नमूने में कितने मोल ऑक्सीजन एटम उपस्थित है। इस नमूने में कितना मोल ऑक्सीजन एटम उपस्थित है, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर कुछ नहीं करना आपको, तो ये फॉर्मूले की डिटेल लिखनी है, बाकी छोटा बात है। ये जो फॉर्मूला है इसकी डिटेल लिखनी है। क्या लिखेंगे बेटा, जो भी फॉर्मूला उसका 1 मोल ले लो, जो भी फॉर्मूला उसका 1 मोल ले लो। 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट में कितना मोल, 1 मोल किसका, अमोनियम फॉस्फेट का। जो भी फॉर्मूला है ना बेटा उसकी डिटेल लिख लो आप, कितना मोल लेकर, 1 मोल लेकर। डिटेल किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्या है बेटा, नाइट्रोजन क्या है 3 मोल, कौन, नाइट्रोजन एटम। और क्या बेटा 12 मोल, कौन है 12 मोल, हाइड्रोजन एटम। और क्या बेटा 1 मोल, कौन है 1 मोल, फॉस्फोरस एटम है। और क्या बेटा
4 मोल। कौन है 4 मोल? ऑक्सीजन एटम है। 3 मोल नाइट्रोजन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल फॉस्फोरस एटम है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब बेटा हमें बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे करनी है, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, इन दोनों को पकड़ लो, क्योंकि हाइड्रोजन का मोल दिया है और ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट करने को बोला है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लो। अब क्या लिखेंगे कि 12 मोल हाइड्रोजन एटम, तो क्या है इसमें, क्या है 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो क्या है 4/12 मोल कौन? ऑक्सीजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम कितना है? 3.18 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम कितना है? 4/12 इंटू 3.18, तो कितना आ गया बेटा? 1.06 मोल कौन? ऑक्सीजन एटम। क्लियर ये लेक्चर, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बेटा? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट सवाल है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट के 0.5 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? एल्यूमिनियम सल्फेट के 0.5 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु है? ठीक है, तो देखो इधर बेटा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी डिटेल लिख लो। डिटेल कैसे? 1 मोल लेकर। कैसे लिखनी है बेटा? 1 मोल लेकर, तो क्या लिखो? 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में कितना मोल? 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है? 2 मोल एल्यूमिनियम है, और क्या है? और क्या है? 3 मोल सल्फर एटम, और क्या है? 12 मोल ऑक्सीजन एटम है। ये डिटेल हो गई। अब बेटा ये जो डिटेल है ये 1 मोल की है। अब बेटा 1 मोल में ऑक्सीजन एटम कितना है? 12 मोल है। 1 मोल में ऑक्सीजन एटम कितना है? 12 है। अब बेटा 1 में 12, 2 में 24, 3 में 36, 4 में 48, तो 1 में मालूम चल जाए और किसी में निकालना, मल्टीप्लाई करो। अगर 1 में मालूम चल गया, 1 में कितना है? 12 है, 2 में 24 है, क्या करा? गुणा किया। 3 में 36 है, क्या करा? गुणा किया। तो 1 में पता चल जाए और किसी में निकालना, गुणा कर दो। तो क्या करेंगे बेटा कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? 12 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो बेटा 0.5 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके अंदर क्या है? 12 इंटू 0.5, तो क्या है? 6 मोल है किसका? ऑक्सीजन एटम का। क्लियर? आया समझ में ये? ठीक है, अगला सवाल ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन है 0.5 मोल CO NH3 होल 6 Cl3 में कितने ग्राम नाइट्रोजन है? कितने ग्राम नाइट्रोजन है CONH3 होल 6 Cl3 के 0.5 मोल में? अब कैसे करोगे बेटा इसको सॉल्व? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व कैसे करोगे। पहले तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, इसके 1 मोल का आप इंफॉर्मेशन लिख लो। आप 1 मोल का इंफॉर्मेशन लिख लो। आप लिख लो बेटा, आप लिख लो बेटा CONH3 होल 6 Cl3 के 1 मोल में, कितने मोल में? 1 मोल में। इसके 1 मोल में कौन कौन क्या क्या कितना है? तो 1 मोल तो है, 1 मोल है CO एटम, ठीक है। हाँ बेटा 6 मोल है, 6 मोल है नाइट्रोजन एटम, और 6 इंटू 3 कितना है बेटा? 18 मोल है कौन? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और क्या है बेटा?
3 मोल है कौन, 3 मोल है कौन, क्लोरीन एटम। ये जो सारी जानकारी है ये इसके 1 मोल के अंदर है। 1 मोल के अंदर 6 मोल नाइट्रोजन है। 1 मोल के अंदर बेटा 6 मोल नाइट्रोजन है। आपको बात करनी है 0.5 मोल पर, किस पर, 0.5 मोल पर। तो 0.5 मोल CO NH3 होल 6 Cl3, ठीक है। इसके 1 मोल में कितना है बेटा, 6 है। 1 मोल में 6 है, 2 में कितना होगा, 12 होगा, 3 में कितना होगा, 13 होगा। मतलब 1 में मालूम चल जाए और किसी में भी वैल्यू निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा आपको ये पता चल गया कि 1 मोल में 6 मोल कार्बन है, 0.5 मोल में फाइंड करना है। तो 0.5 इंटू कर दो 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 मोल में 6 है तो 0.5 में आप 6 से गुणा कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा 3 मोल नाइट्रोजन एटम। 3 मोल नाइट्रोजन एटम आएगा। तो नाइट्रोजन एटम का मोल आ गया बेटा 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, भार। क्या निकालना है, भार। तो बेटा मोल बराबर भार बेटा परमाणु भार। मोल कितना आया बेटा 3 आया, भार पता नहीं, परमाणु भार है 14, तो भार कितना आ गया बेटा 42 ग्राम आ गया। कितना भार आ गया, 42 ग्राम आ गया। तो नाइट्रोजन जो एटम है उसका जो भार है इसके अंदर वो 42 ग्राम है। आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर ये, ओके। हाँ बेटा क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैसे आपको बोले 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब होता है बेटा 1 मोल एटम। आपको बोले 1 ग्राम मोलिक्यूल, 1 ग्राम अणु, तो इसका मतलब होता है 1 मोल अणु। 1 ग्राम मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल। 1 ग्राम आयन, 1 मोल आयन, ठीक है। तो बेटा ग्राम और आयन साथ में लिखा हुआ मोल, ग्राम मोलिक्यूल साथ में लिखा हुआ मोल, ग्राम एटम साथ में लिखा हुआ क्या मोल है। आपको बोले कि 18 ग्राम जल के अणु, और आपको बोले बेटा 18 ग्राम अणु जल, बोले क्या फर्क है, या दोनों सेम है या अलग अलग है। बेटा ग्राम और अणु साथ में नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, ये 18 ग्राम जल ही है। यहां बेटा ग्राम और अणु पास में लिखा हुआ है, यानी ये मोल है, यानी ये 18 मोल जल है। ये आपको ध्यान रखना है, पास में लिखा हुआ है तो मोल है, ठीक है। एक इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा स्टार्टिंग का एक बेसिक नॉलेज हो गया कि मोल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बात करेंगे मॉलिक्यूल पे, क्या इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बेटा वो है प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। जैसे आपको एक एग्जांपल बोले कि CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का आप कैलकुलेट करिए बेटा प्रतिशत संगठन। तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आप निकालो CH4 का क्या अणुभार, CH4 का अणुभार निकालो। कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है। एटॉमिक वेट बेटा कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। 12 हो गया और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। अब बेटा 16 में हाइड्रोजन का योगदान कितना है, 4 ही है। तो प्रतिशत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योगदान 4 है, अणुभार 16 है, इंटू 100 कितना आया, 25% आया। प्रतिशत कार्बन, कार्बन ने कितना योगदान किया, 12, 16 इंटू 100 कितना आया, 75% आ गया। क्लियर, यहां तक आया समझ में। तो कार्बन का 75% है
और हाइड्रोजन 25 एक तो बेटा ये तरीका आपके पास, और इससे आपको करना नहीं है, एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका बताता हूं आपको, वो यूज करना है। फॉर्मूला बेस्ड तरीका क्या है कि प्रतिशत संघटन बराबर नंबर ऑफ एटम। एक यौगिक में किसी भी परमाणु का अगर आपको प्रतिशत संघटन निकालना है तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई करो किससे बेटा, एटॉमिक वेट से, भाग दो मॉलिक्यूलर वेट का, गुणा कर लो आप 100 से। तो बेटा जैसे परसेंटेज हाइड्रोजन किसमें, CH4 में, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 से गुणा कर दीजिए 100 से, कितना है 25% आ गया। आई बात समझ में, नंबर ऑफ एटम गुणा कर लो एटॉमिक वेट से, भाग दे दो मॉलिक्यूलर वेट का, गुणा कर दीजिए 100 से, आपके पास आ जाएगा परसेंटेज। आया कि नहीं आया समझ में? तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है बेटा, और क्वेश्चंस भी आए हुए इससे अच्छे खासे, परसेंटेज कंपोजिशन से तो बहुत अच्छे खासे सवाल आए हुए। जैसे एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बेटा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक यौगिक में 20% द्रव्यमान से नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इस यौगिक का न्यूनतम अणुभार ज्ञात करो। 20% द्रव्यमान से नाइट्रोजन है बेटा, तो आप इस यौगिक का कैलकुलेट करिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्या कैलकुलेट करिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन का पहले तो आप फॉर्मूला लगा लो। क्या है फॉर्मूला, प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला लगा लो बेटा। पहले तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, गुणा कर दो 100 से। ये फॉर्मूला लगाया बेटा। अब बेटा आपको अणुसूत्र तो दिया हुआ नहीं है, तो हम सॉल्व कैसे करें भाई, नंबर ऑफ एटम हमें चाहिए। अब सॉल्व कैसे किया जाए, फॉर्मूला तो है नहीं। तो बेटा आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूनतम अणुभार, क्या कैलकुलेट करो, न्यूनतम अणुभार। न्यूनतम अणुभार का मतलब है बेटा उसके अंदर जो एटम है वो मिनिमम नंबर में है, जो भी एटम है वो एक मिनिमम नंबर में है। क्योंकि आपसे पूछा है कि आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपको जब भी क्वेश्चन बोले कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो आप नंबर ऑफ एटम को मिनिमम लो। ठीक है, लॉजिक बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो कि जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोले तो नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या मिनिमम लेनी है। और बेटा मिनिमम संख्या होती कितनी है, 1। यस और नो, 1 होती है। तो परसेंटेज कितना है भाई, 20 है। नंबर ऑफ एटम कितना, 1 है। एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, गुणा कर दीजिए 100 से, तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा कितना, 70 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 70 ग्राम आएगा। आगे बात समझ में? तो जब भी बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालो, न्यूनतम अणुभार निकालो, न्यूनतम, तो न्यूनतम अणुभार के लिए बेटा आपको नंबर ऑफ एटम लेना मिनिमम नंबर क्या बेटा, 1 है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यस और नो, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में 0.33% द्रव्यमान से आयरन उपस्थित है तथा हीमोग्लोबिन का अणुभार 67200 है, तो
में Fe एटम की संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में Fe एटम की संख्या क्या होगी। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। लगाओ, लगा लो फॉर्मूला। लगा लो फॉर्मूला, लगाओ ना बेटा। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे कि प्रतिशत संगठन बराबर नंबर किसका, एटम का, इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। कितना प्रतिशत है, 0.33। नंबर ऑफ एटम कितना, x है। एटॉमिक वेट किसका परसेंटेज है, Fe का है, तो एटॉमिक वेट 56। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 67200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x कितना आएगा बेटा, x का वैल्यू आएगा 4। आई बात समझ में बेटा, इज इट क्लियर बेटा, बोलो क्लियर या नहीं, यस और नो, आया समझ में। तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन पे हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आ गया, कैफीन का क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ होगा, आपसे नंबर ऑफ एटम बोलेगा, या बेटा परसेंटेज दिया हुआ होगा और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलेगा। तो ये दो तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है बेटा जो इस फॉर्मूला से नहीं होंगे, उसकी अलग अप्रोच है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है बेटा। तो वो क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, दो और क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन पे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, देखते हैं। 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन कराने पर 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करवाने पर यह 88 ग्राम CO2 देता है। तो इस हाइड्रोकार्बन का इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन आप पूर्ण दहन कराओ, ये आपको 88 ग्राम CO2 देता है। तो इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन आपको ज्ञात करना है। अब बेटा फॉर्मूला नहीं है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कहाँ है, नहीं है हमारे पास, तो हम करें कैसे। अब ये सोचना पड़ गया कि कैसे करें, फॉर्मूला तो है नहीं भाई। फॉर्मूला होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट गुणा 100 कर देते, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है नहीं। अब बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ये सवाल कैसे किया जाए, बिल्कुल देखो ध्यान से बेटा, 100% प्रेजेंस रखिएगा अपनी क्लास में। ठीक है, एक टू जेड आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, बस आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, बिल्कुल 100% अटेंशन होना चाहिए आपका क्लास में। देखो इधर, ध्यान से देख लो इधर, देखो इधर बेटा कौन है, हाइड्रोकार्बन है। हमें इतना नॉलेज है, पक्का नॉलेज है कि हाइड्रोकार्बन में कौन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। फॉर्मूला है नहीं तो कार्बन मान लो X है, हाइड्रोजन मान लो Y है। मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, दहन कराना है, ऑक्सीजन कराएगी दहन।
ऑक्सीजन दहन करा के प्रोडक्ट में मिलेगा CO2 और H2O। ये हमें नॉलेज है, मैं तो केवल इतना सा नॉलेज है। और दूसरा ये नॉलेज है कि भाई प्रोडक्ट बनता है किससे, रिएक्टेंट से बनता है। प्रोडक्ट बनता किससे, रिएक्टेंट से बनता है। मतलब ये कार्बन आया, ये हाइड्रोकार्बन से आया है, ये हाइड्रोजन आया तो ये भी हाइड्रोकार्बन से आया है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से ही। और कहां से बनेगा, तो कार्बन हाइड्रोकार्बन से आया है, हाइड्रोजन भी हाइड्रोकार्बन से आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लाडलो, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन है 30 ग्राम है, CO2 कितना है 88 ग्राम है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन तू कह, हम सुन लेंगे, अभी करते हैं तेरे को सॉल्व। अब बेटा ये 30 है, ये 88 है, कह रहा है कार्बन का परसेंटेज बताओ, कार्बन का परसेंटेज बताओ। तो अभी बता देते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा जो 88 ग्राम जो CO2 है, हमें इतना मालूम है कि भाई CO2 का जो 88 ग्राम है उसमें कुछ हिस्सा कार्बन का है, कुछ ऑक्सीजन का है। ये चेक करते हैं भाई कार्बन का हिस्सा कितना है। तो हम यहां पे ये चेक करेंगे, यहां पे ये चेक करेंगे 88 ग्राम CO2 में किसका, कार्बन का, किसका, किसका, कार्बन का। 88 ग्राम CO2 में कार्बन का भार कैसे चेक करेंगे बेटा, कैसे चेक करेंगे बच्चों। कैसे चेक करेंगे, CO2 का अणुभार निकालो। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो गया 32, 44 हो गया। 44 में कार्बन कितना है, 12 है। 44 में कार्बन 12 है। बोलो हाँ या ना, हाँ हाँ बोलो यस 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 यस। 88 ग्राम कौन, CO2 है। कार्बन कितना है, कितना है कार्बन, सॉरी 44 ग्राम, कौन बेटा 44 ग्राम CO2। कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। 12 ग्राम कौन है, कार्बन है। तो 1 ग्राम कौन, CO2। कार्बन कितना है, 12/44 है। कितना है बेटा, 88 ग्राम CO2 है। तो कार्बन कितना आएगा, 12/44 इंटू 88 कितना आएगा, 24 ग्राम आएगा कार्बन। कार्बन आएगा 24 ग्राम। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो 88 ग्राम जो CO2 है इसमें कार्बन है बेटा 24 ग्राम, 24 ग्राम। और बेटा कार्बन आया कहां से, कार्बन तो हाइड्रोकार्बन से आया है। कैसा आया भाई, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बनता है। तो ये जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन से आया है। अब दूसरी बात ये बेटा कि लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान तो हमेशा संरक्षित ही रहता है, ना ही तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, हमेशा संरक्षित रहता है। तो अगर बेटा यहाँ 24 ग्राम कार्बन आया है तो यहाँ 24 ग्राम कार्बन ही था। क्यों, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व रहता है। अगर यहाँ पे 24 ग्राम कार्बन मिला है तो बेटा यहाँ 24 ग्राम कार्बन ही था। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। तो बेटा ये 24 ग्राम कार्बन आया कहाँ से, 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन से आया। तो हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझे, क्या समझे, हम क्या समझे। 30 ग्राम हाइड्रोकार्बन में क्या है, 24 ग्राम कौन है, 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 कार्बन है ना। तो परसेंटेज किसका, कार्बन का, किस में, हाइड्रोकार्बन में कितना है, 24/30 इंटू 100, 80%। तो आंसर क्या होगा, 80% होगा। आया ना समझ में, बोलो यस और नो। बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई, आसान ही है। आपके सामने बेटा सब आसान है, आप दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओ, नहीं यानी बुद्धि, तो बुद्धि लगाओ, सब कुछ आसान है। ठीक है, एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक और सवाल, एक और सवाल।
7.2 ग्राम हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करवाने पर 10.8 ग्राम हाइड्रोजन 10.8 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करो। हाँ बेटा, सॉल्व कीजिए एकदम बड़े जोश और जुनून में ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। सॉल्व लग जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने में। बड़ा आसान सवाल है आपके सामने। क्या है देखो इधर, हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला क्या है, CxHy। दहन की इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा CO2 और क्या मिलेगा H2। हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट इनटू 100 हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे करेंगे, जो लास्ट वाला सवाल किया था वैसे ही करेंगे। और कैसे करेंगे, हमें इतना पता है ये प्रोडक्ट है, और हमें इतना भी पता है कि प्रोडक्ट बनता कहाँ से, रिएक्टेंट से बनता है। तो बेटा हाइड्रोजन आया हाइड्रोकार्बन से, कार्बन आया हाइड्रोकार्बन से, आया, हाँ आया 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 आया, ये आया, आ गया। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हाँ भाई, क्वेश्चन मान लेते तेरी बात 7.2 ग्राम है, ठीक है, अभी करते तेरे को सॉल्व। H2 कितना है, H2 कितना है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई H2 10.8 ग्राम है, ठीक है, मान लेते 10.8 ग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानने में हमारा क्या जा रहा है, मान लिया। फिर आगे चेक करते हैं बेटा कि 10.8 ग्राम H2O में हाइड्रोजन का भार 10.8 ग्राम H2O में, क्योंकि बेटा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है। कुछ हिस्सा हाइड्रोजन का है, कुछ ऑक्सीजन का है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का हिस्सा, देख लेते हैं, इधर देखो, अभी देखते हैं। तो बेटा H2O का कौन सा बार, अणुभार चेक करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 16 है, 16 है, कितना आ गया 2, 16 कितना आ गया 18 आया। 18 में हाइड्रोजन कितना है बेटा 2 है। 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना 2 है, 18 में हाइड्रोजन 2 है, Na2। तो बस हो गया कि भाई 18 ग्राम H2O है, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेटा 1 ग्राम H2O, हाइड्रोजन कितना होगा 2/18, कितना है 10.8 ग्राम H2O। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10.8, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 1.2 ग्राम, यानी इसमें हाइड्रोजन है 1.2 ग्राम। आ गया हाइड्रोजन का मास। और बेटा हाइड्रोजन आया कहाँ से है, हाइड्रोजन आया कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से आया, और मास हमेशा कंजर्व रहता है। अगर इतना हाइड्रोजन आया है तो इसके अंदर हाइड्रोजन इतना ही था, ठीक है। हम बोलेंगे कि 7.2, क्या बोलेंगे 7.2 ग्राम H2O में 1.2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन 1.2 7.2 इंटू 100, ठीक है, यह आएगा बेटा 16.6%। क्लियर आया ये समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके, एनी डाउट आया ना समझ में बेटा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन का
ये लेक्चर कंप्लीट, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।